हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय हॉटस्पॉट स्टडी चैनल। कल हमने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया था जो कि बीटेक सिविल ब्रांच के लिए था। बीटेक सिविल सेकेंड ईयर के लिए था, जो कि सॉलिड मैकेनिक्स था। ठीक, कल हमने कुछ कॉमन डेफिनेशंस पढ़ चुके थे, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस। ये सब कुछ कॉमन डेफिनेशन पढ़ चुके थे हम लोग पहले ही वीडियो में। फिर आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मेटल के लिए। डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ डक्टाइल मेटल। डक्टाइल मेटल में हम लोग माइल्ड स्टील को लेते हैं। ठीक, माइल्ड स्टील का हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं। तो देखते हैं कैसे ये डायग्राम हमको मिला है। ठीक, पहले क्या होता है, ये स्पेसिमेन जो कि माइल्ड स्टील का ये स्पेसिमेन होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। ये यूटीएम मशीन पे हम लोग इसको रख कर लोड लगाते हैं, तब जाके ये डायग्राम हमको मिलता है। ठीक ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डायग्राम कैसे आया है। तो पहले ये समझ लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम लोग स्ट्रेन लिए हैं, स्ट्रेन को लिए हैं एक्स एक्सिस पे, जो कि एप्सिलॉन से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक, और वाई एक्सिस पे जो कि हम लोग स्ट्रेस को लिए, जो कि हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। पहले क्या था, हम लोग इसको इस स्पेसिमेन को यूटीएम मशीन पे रखते हैं और लोड लगाना इंक्रीज करते हैं। तो क्या होता है, पहले तो कोई लोड नहीं लगा होता, तो कुछ इस पॉइंट पे रहेगा, ग्राफ स्टार्ट नहीं होगा। जब हम लोग लगाना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं लोड, तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमको मिलता है। ठीक, पहले में क्या होता है, जब इंक्रीज करते हैं तो एक पॉइंट तक क्या होता है कि ये सीधी लाइन रहती है, पूरी सीधी लाइन, वो ए तक सीधी लाइन जाती है। यहाँ तक क्या होता है कि यहाँ तक तो स्ट्रेस हमने बहुत ज़्यादा लगाए, कुछ इतना अमाउंट का लगाए स्ट्रेस, यहाँ से यहाँ तक इतना लगाना, लेकिन स्ट्रेन कहाँ, स्ट्रेन जो है हमको बहुत कम यहाँ तक मिल रहा है। स्ट्रेन कुछ इतना ही मिल रहा है हमको। स्ट्रेन ये एक्स एक्सिस पे यही तो आएगा, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन आया, स्ट्रेन क्या है, बस इतना ही, इतना स्ट्रेन हमको मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन हमने स्ट्रेस कुछ ज़्यादा लगाए हैं। तो पहले होता है स्ट्रेस ज़्यादा लगाना पड़ता है, स्ट्रेन हमको कम मिलता है। फिर आगे चलते हैं। ओ ए को हम प्रोपोर्शनल लिमिट से जानते हैं। यहाँ तक क्या होता है, ओ से ए तक हुक्स लॉ वैलिड होता है। हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ठीक, जो कि ओ ए तक वैलिड ही होता है। फिर इसके आगे क्या होता है, इसके आगे जब और स्ट्रेस हम इंक्रीज करते हैं, स्ट्रेस जब इंक्रीज होता है तो इसके बाद क्या होता है, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन नहीं होकर यहाँ पर कुछ कर्व जैसा मिलता है, कर्व होता है। ठीक, ये कर्व तरह मिलता है, और ये जो बी पॉइंट होता है इसे हम इलास्टिक लिमिट से जानते हैं। इलास्टिक लिमिट मतलब अगर कोई बॉडी है, उस पर लोड लगाते हैं, तो अगर लोड हम फिर उसको हटा दें तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को गेन कर ले, उसे हम कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिक लिमिट तक क्या होता है, अगर हम स्ट्रेस इतना लगा दें यहाँ तक इलास्टिक लिमिट तक, तो क्या होता है कि बॉडी अपने शेप को फिर से रिगेन कर लेता है, इसे ही इलास्टिक लिमिट कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब और स्ट्रेस बढ़ाते हैं और लोडिंग करते हैं, तो क्या होता है, कुछ इस तरह का ग्राफ हमको मिलता है। कुछ यहाँ से सीधा ग्राफ जाता है, कुछ ऊपर जाता है, यहाँ पे हमको सी पॉइंट मिलता है। ये जो सी पॉइंट है इसे हम अपर यील्ड पॉइंट के नाम से जानते हैं, अपर यील्ड पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। फिर क्या होता है, फिर आगे जब बढ़ते हैं तो ग्राफ कुछ नीचे जाता है, कुछ इस प्रकार नीचे आ जाता है। इसे हम सी डैश के नाम से डिनोट किए हैं, जो कि इसे हम जानते हैं लोअर यील्ड पॉइंट के नाम से। यील्ड पॉइंट ये होता है कि बॉडी में अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गया है, इलास्टिक लिमिट की आगे आ गया है, तो इसमें अब बॉडी में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गया है, जो कि अब रीगेन नहीं हो सकता। अगर लोड हटा भी दें तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में नहीं जा सकती है। ठीक, इसे ही यील्ड पॉइंट कहते हैं। ठीक, अब क्या, अब आगे बढ़ते हैं। अगर अब अब थोड़ा सा भी स्ट्रेस हम लगाते हैं तो क्या होता है
बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हमको मिलता है। देखिए यहाँ पे स्ट्रेस क्या होता है, कांस्टेंट है, यहाँ पे स्ट्रेस कांस्टेंट है, बट स्ट्रेन जो होता है बहुत ज़्यादा है, कुछ इतना मिला। सी डैश डी के बीच में क्या होता है, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा मिलता है। इस जो रीजन को बोलते हैं सी डैश डी के बीच का रीजन क्या होता है, यील्ड प्लेट्यू से हम इसको जानते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। डी की बात क्या होता है, हमको स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेस हम बहुत ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन क्या होता है स्ट्रेन जो होता है बहुत कम मिलता है, तो इस रीजन को हम स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन बोलते हैं। ठीक, और जो ये ई पॉइंट होता है, ई पॉइंट को हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट से जानते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, ई पॉइंट के बाद हम स्ट्रेस और लगाते हैं, इसके बाद क्या होगा, ग्राफ हमारा नीचे जाएगा। इस यहाँ पर जो होता है हमको नेकिंग रीजन मिलता है। नेकिंग रीजन वो रीजन होता है जहाँ पे जो ये डायग्राम देखिए, नेकिंग रीजन में इस डायग्राम में क्या होता है, ये तो पहले इस ऐसा रहता है, फिर नेकिंग रीजन में क्या होता है, नेक हो जाता है, मतलब ये जो पोर्शन होता है ये पतला हो जाता है, इसे नेक कहते हैं, इसे नेकिंग रीजन कहते हैं। ठीक, ई और एफ के बीच का रीजन को हम नेकिंग रीजन कहते हैं। यही होता है नेक, ये जो होता है पोर्शन ये पतला हो जाते हैं। यहाँ देखिए इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। फिर क्या होता है, ये नेक होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये एफ पॉइंट पे आके फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक, यही है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। फिर अब आगे चलते हैं, जो पॉइंट हम डिनोट किए हैं उसको हम समझा देते हैं। ओ ए क्या है, डायग्राम में देख लेते हैं। ओ ए जो है, ओ ए जो है क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है। यहाँ तक क्या होता है, हुक्स लॉ वैलिड होता है, यहाँ तक हुक्स लॉ वैलिड होता है। तो देखिए ओ बी क्या है, इलास्टिक लिमिट। ओ बी डायग्राम में देखिए, ओ बी इलास्टिक लिमिट, यहाँ तक का जो रीजन होता है वो इलास्टिक लिमिट तक होता है। ठीक, अब आते हैं सी पॉइंट जो है अपर यील्ड पॉइंट, डायग्राम में सी ये पॉइंट अपर यील्ड पॉइंट इसे कहते हैं। सी डैश लोअर यील्ड पॉइंट, यहाँ पे सी डैश लोअर यील्ड पॉइंट है। अब सी डैश डी यील्ड प्लेट्यू, ये क्या है, ये जो रीजन है इसके बीच का जो रीजन है इसे यील्ड प्लेट्यू कहते हैं। सी डैश डी के बीच का जो रीजन है उसे यील्ड प्लेट्यू कहते हैं। अब डी ई स्ट्रेन हार्डनिंग, डी ई जो रीजन है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है, डी ई स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है ये। अब ई एफ जो है नेकिंग रीजन, ई एफ डायग्राम में ई एफ नेकिंग रीजन ये है। ठीक, ई को हमने डिनोट किया अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट और एफ को फ्रैक्चर पॉइंट। ई को अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट है और एफ को फ्रैक्चर पॉइंट ये है। तो ये था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ माइल्ड स्ट्रेन। ठीक, अब आगे चलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ डक्टाइल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ ब्रिटल मेटल है, डक्टाइल नहीं, डक्टाइल तो हो गया। ठीक, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ ब्रिटल मेटल, इसमें क्या होता है, इसमें हम एक्स एक्सिस को स्ट्रेन मान लेते हैं जैसे पिछले माने डायग्राम में, इसमें भी वाई एक्सिस को स्ट्रेस मान लेते हैं। इसमें कुछ इस तरह का बस कर्व मिलता है, इसमें कोई स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, हुक्स लॉ यहाँ वैलिड नहीं होता है, बस इस तरह का कर्व मिलता है। ये फ्रैक्चर पॉइंट को मिलता है इस ब्रिटल मेटल के लिए, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बस इस कर्व मिलता है, यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन हमको नहीं मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, हुक्स लॉ नॉट वैलिड, क्योंकि जब क्या हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है। अगर स्ट्रेट लाइन ही नहीं मिलेगा तो हुक्स लॉ वैलिड कहाँ करेगा। ठीक, न तो इसमें नेकिंग रीजन मिलता है, न तो कोई नेकिंग रीजन मतलब कि जो स्पेसिमेन होता है वो पतला होता है। ब्रिटल में क्या होता है, ब्रिटल में तो सडनली ब्रेक होता है, ये कहीं एक्सटेंड नहीं होता है, ये डिफॉर्म नहीं होता ज़्यादा, तो ये सडनली ब्रेक हो जाता है, तो इसमें कोई नेकिंग रीजन नहीं मिलता है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ज़रूर बताइए कमेंट करके। थैंक यू।